इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली मर्डर केस में बड़ी खबर, साहिल को 3 दिन की पुलिस रिमांड। आरोपी साहिल की पुलिस रिमांड बढ़ी। साइको एनालिसिस टेस्ट करवाया जाएगा। साहिल के बारे में जानकारी जुटाएगी पुलिस, तो यानी कि 3 दिन की रिमांड और बढ़ गई। टेस्ट करवाया जाएगा, साहिल के बारे में जानकारी जुटाएगी फिलहाल पुलिस। तो 3 दिन की रिमांड और बढ़ गई है। एक सनसनीखेज हत्या में साहिल की 3 दिन की पुलिस रिमांड और बढ़ाई गई है। साइको एनालिसिस टेस्ट होगा, यानी कि जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो साहिल की जांच करेंगे कि आखिर इस निर्मम और दुर्दांत हत्या के पीछे उसकी मानसिकता क्या रही होगी। क्या उसका मानसिक संतुलन ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से उसने ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया था वो विभत्स है। बेहद हैवानियत के साथ इसने इस हत्या को अंजाम दिया था और इसी का टेस्ट करेगी साइको एनालिसिस टीम। और इसी खबर पर शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। शंकर, 3 दिन की रिमांड और बढ़ गई है और साइको एनालिसिस यानी कि जो साइकेट्रिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट है, वो भी इसकी जांच करेंगे। तो क्या इनकी जांच शुरू हो चुकी है या अभी साइको एनालिसिस टेस्ट होना बाकी है? देखिए, कल तक ये थ्योरी चल रही थी कि साइको से संबंधित जो जांच पड़ताल है वो करवाया जाएगा, लेकिन जहां तक आज हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्र बता रहे हैं कि अभी फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, साइको की आवश्यकता उस वक्त में पड़ती है जब कोई आरोपी अपना बयान कबूल नहीं कर रहा हो। यहाँ पर पहली दृष्टि में ही साफ हो जाता है कि आरोपी ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपी की जब इस मामले में गिरफ्तारी हुई, आरोपी ने अपने जो हत्याकांड के मामले में उसकी भूमिका जो है उसको कबूला। उसने इस बात को भी कबूला कि वह गुस्से में आकर अपने प्रेमिका का कत्ल किया है और कत्ल करने की जो वजह है उसने भी बताया है। और यहाँ पर उससे जुड़े हुए तमाम जो साक्ष्य हैं, सबूत है, वो तमाम साक्ष्य सबूत को भी लगभग इकट्ठा किया जा चुका है। तो यहाँ पर साइको एनालिसिस जो है वो करने की अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अगर आरोपी झूठ बोल रहा होता या अपने बयानों से बार बार पलट रहा होता तब उसकी जांच की आवश्यकता पड़ती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आरोपी जो है पुलिस की तफ्तीश में हर एक जगह पे वो मदद कर रहा है। और यहाँ तक कि कल सुबह में उसका क्राइम लोकेशन पर उसको लेकर पुलिस की टीम गई थी और किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था, तो उसका एक रिकंस्ट्रक्शन जो है बचा था वो भी करवाया जा रहा था, यानी कि नाट्य रूपांतरण भी कराया गया। उस दौरान भी उसने हुबहू उसी तरीके से उस मामले को बताया जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पुलिस के सामने वो काफी साक्ष्य सबूत हैं और उसी के आधार पर अन्य जो लोग हैं उसका बयान दर्ज किया गया और बयान से साफ हो जाता है कि आरोपी की भूमिका किस तरह से सामने है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे पहले इस मामले में तमाम जो साक्ष्य सबूत हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर दिल्ली पुलिस सबसे पहले इस मामले में चार्जशीट फाइल करेगी। और बिल्कुल शंकर, इस 3 दिन के अंदर क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीधा रुख करते हैं मणिपुर में, इंफाल की तरफ, जहां पर इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। 2 गुटों में हिंसा की शुरुआत हुई, मणिपुर हिंसा मुक्त हो गया था। 6 साल में मणिपुर में विकास हुआ। मैं सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो,
इस प्रकार की एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी। एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज को भी तैयार किया गया है। जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। जो इंजर्ड हुए हैं उन इजाग्रस्तों के लिए, जिनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, उन लोगों के लिए भी एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज तय कर लिया गया है, जिसकी डिटेल घोषणा कल भारत सरकार के गृह मंत्रालय से हम करेंगे। मणिपुर की जनता को चीज वस्तुओं की कमी न हो, इसके लिए 30,000 मैट्रिक टन। और देश भर में लव जिहाद के कई मामले। रांची में मॉडल के साथ साजिश, कानपुर में महिला को मिला धोखा, हापुड़ में महिला का धर्म परिवर्तन। तीनों मामलों में एफआईआर दर्ज हो गई। मामलों की जांच में पुलिस जुट गई। रांची मॉडल मामले में बड़ी खबर, झारखंड पुलिस मुंबई जाएगी। पीड़ित मॉडल का बयान दर्ज करेगी पुलिस। मुंबई के ओशिवरा में यह बयान दर्ज होगा। तनवीर खान पर आरोप लगाया। रांची पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। वो मुंबई आई तो थी मॉडल बनने और इंटरनेशनल रैंप वॉक पर चलने के सपने देख रही थी, लेकिन रांची के उस काले साए ने उसका मुंबई में भी पीछा नहीं छोड़ा और फिर शुरू हो गया धर्म परिवर्तन के दबाव का सिलसिला शादी के दबाव का, जिसका भार जब ये मॉडल सह नहीं पाए। आरोप है कि लव जिहाद के जाल में फंसकर उसका करियर और जिंदगी दोनों बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। लाइट्स, कैमरा और एक्शन की इस दुनिया में एक मॉडल के साथ बड़ा धोखा हुआ। 2020 में मैं एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स गई, जो रांची में है। वहाँ मेरी मुलाकात यश से हुई। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि उसका नाम तनवीर अख्तर खान है। होली के टाइम पे उसने मेरे खाने में, ड्रिंक में कुछ नशीली चीजें मिलाकर पता नहीं क्या पिलाया, लेकिन उसने मेरी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल ली, जिसको दिखाकर वो मुझे पिछले 2 साल से ब्लैकमेल करता आ रहा है। इस कहानी का दूसरा किरदार है तनवीर खान। मजहब से मुस्लिम, लेकिन रांची में यश मॉडल्स के नाम से एजेंसी चलाता है और इसी यश मॉडल्स नाम की एजेंसी के पास 3 साल पहले रांची की ये लड़की सपने लेकर आई थी। जिस ट्रेनिंग सेंटर में उसने मॉडलिंग सीखी, वहां के मालिक से उसकी अक्सर बिजनेस मीटिंग होती थी। कुछ ही दिन में बिजनेस मीटिंग पर्सनल मीटिंग में तब्दील हो गई और इसके बाद शुरू हुआ लव और लव जिहाद का सिलसिला। वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो और वो मुस्लिम है। वो चाहता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊं, उससे शादी कर लूं। मॉडल का आरोप है कि दोस्ती के दौरान होली पर नशे की गोलियां खिलाकर उसके कुछ फोटो खींचे। इसके बाद से तनवीर उसे ब्लैकमेल करने लगा और मारपीट का सिलसिला भी शुरू हो गया। आरोप है कि सेंटर के मालिक तनवीर अख्तर ने दोस्ती के लिए अपना धर्म छिपाया और मॉडल को अपना झूठा नाम यश बताया। और जब मॉडल को तनवीर की सच्चाई का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मॉडल का कहना है कि वो तनवीर से पीछा छुड़ाकर मुंबई पहुंची, लेकिन तनवीर वहां भी पहुंच गया। मॉडल का आरोप है कि तनवीर के पास उसकी कई निजी तस्वीरें थी, जिसका दबाव देकर वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आया। वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा है और मुझे धमकी पे धमकी दे रहा है। मेरे घर वालों को परेशान कर रहा है, उनको धमकी दे रहा है। मेरी पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि प्लीज इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे। पीड़ित मॉडल काफी वक्त से मुंबई में रह रही थी, लेकिन आरोप है कि आरोपी तनवीर उसके पीछे पीछे मुंबई भी चला आया और यहाँ आकर उसने पीड़ित मॉडल पर शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया।
धर्म परिवर्तन करने के लिए, ये सब शादी करने के लिए। इसने मुझे लालच भी दिया। मैंने एक पेपर भी शेयर किया है, जो नोट है जिसमें इसने लिखा है कि ये 50% अपने एजेंसी का, अपने कंपनी का मुझे 50% प्रॉफिट दे रहा है। तो वो क्यों दे रहा है? मैंने उससे कभी लिया नहीं है, लेकिन वो मुझे देना चाह रहा है। वो क्यों देना चाह रहा है? इस मामले में आरोपी तनवीर का एक ऑडियो भी सामने आया, जिसमें वो पुलिस में शिकायत करने पर पीड़ित मॉडल से बदला लेने की बात करता सुनाई दे रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। मेरा किसी होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, निकल जाएंगे बाहर, किसी को भी ठोक देंगे। फिर ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे कोई आराम से फ्री में कोई किसी को फंसा देगा, निकाल देगा। जब हम फंसेंगे अच्छी तरह से तो हम अच्छा से फिर देख लेंगे। तो देख रहे हैं कि घर पर पहुंच जैसे पुलिस एक बार मिल जाए, तो इससे बहुत गलत हो रहा है। आरोपी तनवीर ने कहा कि उसे मॉडल और उसके दोस्तों द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है और उस पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। तनवीर का कहना है कि मॉडल की वजह से उसके बिजनेस में नुकसान हुआ और जब उसने हर्जाना मांगा तो मॉडल ने उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। आरोपी तनवीर ने लव जिहाद पर कहा कि मुसलमानों को टारगेट करने का ये आसान हथियार है, इसलिए मॉडल उसे लव जिहाद के झूठे केस में फंसाना चाहती है। पीड़ित मॉडल ने इस बारे में मुंबई के वर्सोवा थाने में 0 FIR दर्ज कराई, जिस पर मुंबई पुलिस ने केस को रांची ट्रांसफर कर दिया। अब रांची पुलिस इस मामले की जांच करेगी और ये पता लगाएगी कि मॉडल, लव जिहाद, ब्लैकमेल के इस केस का सच क्या है। साक्षी के मर्डर से 2 मिनट पहले के 2 वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियो में साक्षी बेहद जल्दी में दिखाई दे रही है। हम आपको दिखाते हैं इन दोनों वीडियो की इनसाइड स्टोरी। साक्षी का आखिरी वीडियो, मौत से ठीक 2 मिनट पहले का वीडियो। इस वीडियो में साक्षी सही सलामत दिखाई दे रही है। इसके ठीक 2 मिनट बाद साक्षी की बेरहमी से हत्या हो गई। साहिल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। साक्षी जब यहाँ से गुजर रही थी तो उसे नहीं पता था कि 2 मिनट बाद क्या होने वाला है। देखिए ये पहला वीडियो, ये शाहबाद डेयरी इलाके का वीडियो है। इसमें साक्षी वारदात से 2 मिनट पहले वारदात वाली जगह की तरफ जाती दिख रही है। वो उस समय अकेले जा रही थी और तेज कदमों से चल रही थी। वो उस जगह की ओर बढ़ रही थी जहां साहिल ने उसे बुलाया था। रात 8:42 37 सेकंड पर वो अकेले जाते हुए दिख रही है। सफेद टी-शर्ट पहने हुए नजर आ रही है। लेकिन इस वीडियो में एक गौर करने वाली बात यह है कि वीडियो के शुरू में साक्षी पीछे मुड़कर देख रही है, मानो उसे लग रहा हो कोई उसका पीछा कर रहा है। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो भी हत्या के ठीक पहले का है। देखिए साक्षी तेजी से सड़क पार कर रही है। वो सड़क के किनारे आती है और दौड़ते हुए सड़क पार कर कहीं चली जाती है। इस वीडियो को देखकर लगता है मानो साक्षी बेहद जल्दी में थी या फिर वो कुछ डरी हुई थी। तो क्या साक्षी को अंदेशा था कि साहिल उसके साथ कुछ गलत कर सकता है? क्या इसी वजह से वो जल्दी में दिखाई दे रही थी? सीसीटीवी में साक्षी की ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। साक्षी को पता नहीं था कि 2 मिनट बाद उसके साथ क्या होने वाला है। सिर्फ 2 मिनट बाद जो हुआ उसे देखकर पूरा देश सिहर उठा। कोई किसी को इतनी बेरहमी से मार सकता है, वो भी खुद को आशिक बताने वाला। इतना ही नहीं, साहिल के हाथ में कलावा और रुद्राक्ष की माला ने कई और सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनकी जांच जारी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी कटौती। कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे, 83 रुपए 50 पैसे सिलेंडर और सस्ता हो गया है। घरेलू सिलेंडर के दामों में बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम और कम हुए हैं। घरेलू सिलेंडर के दाम अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। लगभग 84 रुपए यानी कि 83.5 रुपए सस्ता किया गया है।
और सुनते हैं गोविंद सिंह डोटासरा को। देश के प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े पद के ऊपर बैठे हुए हैं वो करते हैं कि पिछले चुनाव में चुनाव जीतने के लिए राजस्थान की एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना करने की घोषणा जयपुर और अजमेर 2 जगह करके गए थे। आज दोबारा चुनाव आ गए, 4.5 साल हो गए, वो दोबारा उसके ऊपर एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला और नए राष्ट्रीय परियोजना घोषित की है। हमारी सरकार ने जो 10 गारंटी दे रही है, 100 यूनिट बिजली फ्री करने का जो हम गारंटी कार्ड दे रहे हैं, उसमें जब रजिस्ट्रेशन फ्री में हो रहे थे तो जनता से एक बात आई थी कि साहब 50 यूनिट की फ्री है और फिर 100 यूनिट है, 101 यूनिट होते ही फिर एक स्लेब था वो तय था, पूरी की पूरी माफ नहीं हो रही थी और जिसका बिल आ रहा था उसमें जो सरचार्ज वगैरह है या अदर जो भी चार्जेज लगते हैं वो आ रहे थे। तो एक तरीके से 101 यूनिट वाले को पैसा देना पड़ रहा था। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने रात को जो घोषणा की है वो ये घोषणा की है कि 100 यूनिट फ्री है, चाहे उसके 1000 यूनिट आओ, चाहे उसके 200 आओ, चाहे 101 आओ, और 200 यूनिट तक भी अगर उसका बिल आ रहा है तो उसको सरचार्ज वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। यानी उसको केवल और केवल 200 यूनिट वाले को 100 यूनिट का ही पैसा देना पड़ेगा। 100 यूनिट का पैसा पूरा माफ और जो 200 यूनिट तक का जो सरचार्ज वगैरह जो लगते हैं उस बिल पे वो सारे के सारे माफ है। और दूसरी बात, ये चुनावी घोषणा नहीं है, ये तो बिलों में जीरो बिल होकर के आ रहा है, आएगा। जब पहले हमने 50 यूनिट दी थी तो क्या वो छूट नहीं मिल रही है? आगे अगर हमने आज घोषणा की है तो जिस तारीख से घोषणा की है वो 101% मिलेगी। एक भी व्यक्ति के राजस्थान के को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने जो घोषणा कर दी है। अब ये तो देखो, बीजेपी तो बोले बैसपा की मायावती जी जो बीजेपी का टूल बनी हुई हैं, वो टिकटें तो पूरे लिफाफे खाली उनको दे देते हैं और आज ये कह रहे हैं कि ये तो 5 साल पहले कर देना चाहिए था। भाई 5 साल पहले भी किया हमने, 14,000 करोड़ रुपए किसान का माफ किया है, जिसमें 6,000 करोड़ तो बीजेपी हमारे घोषणा करके छोड़ के चली गई था, 8,000 हमने किया है। तो 14,000 करोड़ तो 3 दिन में ही हमने घोषणा करके उसको पूरी क्रियान्वित कर दी। बाकी जो बजट पेश किए जा रहे हैं एक से बढ़कर के एक ओपीएस है, क्या ये चुनावी घोषणा है? क्या 800 से ज्यादा 1,000 के लगभग लोगों को जो ओपीएस वापस मिलने लगी, एनपीएस से वापस हम हो गए, जबकि केंद्र सरकार हमारा जमा पैसा भी नहीं दे रहा है। तो राजस्थान में कोई भी चुनावी घोषणा नहीं है। राजस्थान में महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, राजस्थान का विकास करने के लिए, राजस्थान के आम आवाम सभी वर्गों को साथ लेकर के वो कैसे अच्छे से अच्छा जीवन यापन कर सकें। 25 लाख रुपए तक का बीमा, तो आप बताइए कि किस प्रकार से 36,000 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं, तो वो खर्च कहाँ हो रहे हैं? फिर अगर घोषणा ही होती तो खर्च थोड़ी होते। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो ये फैसला कर लिया है, ये जनता को राहत देने वाला है और वास्तव में महंगाई कम करने के लिए एक और अच्छा प्रयास है, जिसको मैं कहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोगों से जो फीडबैक आया उसको मान करके किया। इनको तो फीडबैक कितना ही दे दो, इनके तो आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है। आप देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वो खिलाड़ी आज कितने दिन से धरने के ऊपर बैठे हैं, उनके साथ में कितना अत्याचार कर रहे हैं, किस प्रकार से एक एमपी अपने को बचाने के लिए पूरे देश के किसान कौम के बेटे और बेटियों को सड़क पे चिल्लाना पड़ रहा है। अपने जो मेडल हैं, गोल्ड मेडल लिए हुए लोग हैं, वो मेडल उनको जो है वो वापस लौटाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये घमंडी अहंकारी सरकार है, इसको जनता से कोई वास्ता नहीं है। कल देश के प्रधानमंत्री जी आए, एक फूटी कोड़ी दे गए हो तो बताइए। एक दूसरे के मंच के ऊपर है, बीजेपी के नेता एक दूसरे के कोणी मार रहे थे, एक दूसरे को आगे पीछे कर रहे थे, कोई किसी का कपड़ा खींच रहा था, कोई किसी की साड़ी खींच रहा था।
ये नाटक देखने के लिए देश के प्रधानमंत्री को यहाँ से 25 सांसद दिए थे क्या? राजस्थान की जनता पूछना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी, आप मानगढ़ में आए, कुछ नहीं दे करके गए, आप दौसा में आए, कुछ नहीं दे करके गए, आज आप यहाँ पर अजमेर में आए हो, कुछ नहीं दे करके जा रहे हो, तो केवल चुनावी लड़ने के लिए ही आपकी पार्टी जो है वो पैदा हुई है क्या? आप नोट बंद कर देते हो तब तो सोचते नहीं हो। और पूरी अर्थव्यवस्था को एक तरीके से धक्का लगा है, देश में अराजकता का माहौल है, पूरी तरीके से भाई को भाई से लड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेकने की साजिशें हो रही हैं, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग ये लोग बात कर रहे हैं और प्रतिपक्ष की भूमिका बिल्कुल नहीं निभा पा रहे हैं, बिल्कुल एक तरीके से नाकाम रहे हैं ये प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने। डोटासरा साहब, आप चूंकि पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, दिल्ली में लव जिहाद की घटना हो या देश में कहीं भी हिंदू बेटियों पर टारगेट करने वालों के खिलाफ बाबा जब भी ऐसी खबरें देखते तो उनका खून खौलता है। इसलिए बाबा ने ठाना है कि हिंदू बेटियों को जागृत करना है उनका लक्ष्य। देखते हैं इस रिपोर्ट में। लव जिहाद और धर्मांतरण पर बाबा का आक्रोश। मेरी बहना, तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। हिंदू बेटियों के रक्षक बने बाबा बागेश्वर। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पंथ के खिलाफ नहीं हैं, हम तो हमारी दिल्ली में जो बेटी साथ हुआ ऐसे अमानवीय कृत्य वाले लोगों के खिलाफ हैं। दिल्ली में हिंदू बेटी की बर्बर हत्या की वारदात ने पूरे देश को डरा दिया है और इस खबर ने धीरेन्द्र शास्त्री को भी झकझोर दिया है। बाबा ने अब हुंकार भर दी है कि आज नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पंथ के खिलाफ नहीं हैं, हम तो हमारी दिल्ली में जो बेटी के साथ हुआ ऐसे अमानवीय कृत्य वाले लोगों के खिलाफ हैं। इसलिए मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, आज नहीं जागे तो तुम कभी नहीं जागोगे। तुम्हें अब अन्य मजहबों में, अन्य तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे देवता हनुमान जी इतने पावरफुल है कि केवल अगर हनुमान जी की शरण पकड़ लो तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर निकले बाबा बागेश्वर ने लव जिहाद के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। उन्होंने धर्मांतरण पाप करने वाले अधर्मियों के खिलाफ भी मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन अब दिल्ली के दरिंदे साहिल को देखकर बाबा ने हिंदू बेटियों को बचाने की प्रतिज्ञा ले ली है। बाबा ने ऐलान कर दिया है कि उनका खून खौल रहा है और पूरे हिंदू समाज के लोगों के अंदर ऐसा ही आक्रोश आना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री चाहते हैं जो गुस्से की आग हिंदू समाज में धधक रही है उसे ठंडी नहीं पड़ने देनी है। हम भारत में चाहते हैं कि जो हिंदू हैं वो झूठे मजहबों के चक्कर में, हलीउल्लाह के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन न करें। हम चाहते हैं कि भारत में तांत्रिकों की दुकानें बंद हो जावें और किसी भी व्यक्ति को तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, केवल हनुमान जी के चक्कर में पड़ना पड़े। और जब तक भारत के लोगों को हम जगह नहीं देंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। इसलिए हमने संकल्प लिया, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी इन्हीं बातों के ऊपर विवाद हो जाता है। हमने कहा लोगों को अपनी जलन बरकरार रखनी चाहिए, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। उनको जलन रखना चाहिए बरकरार, उनकी मजबूरी है। दिल्ली की बेटी साहिल के कलावा के जाल में फंस गई। ऐसी कितनी मासूम हिंदू लड़कियां जिन्हें लव जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा है और बाबा ने इनकी रक्षा का बीड़ा उठा लिया है।
भारत की बेटियों को अब समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वरना वो अपने साथ साथ अपने परिवार को जीवन भर का दुख और सनातनी हिंदुओं की कमर तोड़ करके जाएंगी। ये उनके लिए कलंक होगा। इसलिए भारत की बेटियों को, सनातनी बेटियों को अब जागना पड़ेगा, उन्हें हिंदू शेरनी बनना पड़ेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता, काजल की कोठरी में काला टीका न लगे, ऐसा हो नहीं सकता। दिल्ली में लव जिहाद की घटना हो या देश में कहीं भी हिंदू बेटियों पर टारगेट करने वालों के खिलाफ बाबा जब भी ऐसी खबरें देखते हैं तो उनका खून खौल उठता है। इसलिए बाबा ने ठाना है कि हिंदू बेटियों को जागृत करना ही उनका लक्ष्य है। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो जीते जी मर चुका है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई में श्री सिद्धि विनायक का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, आस्था के केंद्रों के विकास से अर्थव्यवस्था में भी काफी बदलाव आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार है। गरीब कल्याण के रहे हैं, जहां एक और गरीबों को 3.5 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाकर दिए, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर दिए, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिए, वहीं पर नल से जल पहुंचाने का काम 12 करोड़ घरों में किया, और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना। जो सोचा ना था कांग्रेस के जमाने में, जो कभी सोचता भी नहीं था कांग्रेस के लोग, उनकी नीतियां भी नहीं थी और नीयत में भी खोट था, वो मोदी जी की सरकार में गरीबों की भलाई के लिए हुआ है। राहुल गांधी पर एक बार फिर विदेशी धरती पर देश के अपमान का आरोप लगा है। अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी पर बयान दिया और इस बयान पर राहुल घिर गए। बीजेपी उन पर विदेशी धरती पर भारत के अपमान का आरोप लगा रही है। Group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. विदेशी धरती पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द, राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान पर घिर गए हैं। अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों के बीच स्पीच दे रहे थे। इस दौरान वो पीएम मोदी पर निशाना साधना नहीं भूले। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा, देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें समझा भी सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री उनमें से एक हैं। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दें तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि दुनिया कैसे चलती है। That the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान को देश का अपमान बता रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी देश का अपमान करने में कहां पीछे रहते हैं। भारत को राष्ट्र नहीं, राज्यों का संघ मानते हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर वो विदेश जाकर पाना क्या चाहते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की कोशिश तो पीएम मोदी के अपमान की होती है, लेकिन देश का अपमान कर बैठते हैं। देश की बढ़ती साख को विदेश जाकर गिराने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती, और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है, जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते।
राहुल गांधी के बयान पर एमपी में भी सियासत गर्म है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की जितनी बुद्धि है उतनी बात करेंगे, उन्हें अमेरिका ब्रिटेन ही अच्छा लगता है। राहुल गांधी के जीन्स गुलामी के प्रतीक हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिस अमेरिका के राष्ट्रपति पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे हों, उस धरती पर जाकर राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। गृह मंत्री ने कहा कि ये व्यक्ति का नहीं, देश का अपमान है। अभी सिडनी के अंदर हुआ, वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम मर जाएं तब लोग इतने नहीं आते। ये तो प्रधानमंत्री, ये भारत का प्रधानमंत्री है क्या है कि मोदी के लिए यहां भी पागल है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि मोदी जी आपकी लोकप्रियता मेरे देश के अंदर बहुत है, इसलिए मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। ये क्या है? राहुल गांधी जी जमीन पर रहिए, सपने देखिए, और अमेरिका और ब्रिटेन और इंग्लैंड ही आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपके जीन्स में, आपके खून में अभी वही जीन्स हैं जो गुलामी के प्रतीक के थे। राहुल गांधी जी जो अमेरिका का राष्ट्रपति सप्ताह भर पहले हमारे प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांग रहे हो और ये सुन के पूरे देश का माथा गर्व से ऊंचा हो रहा हो, उस अमेरिका की धरती पर आप भारत का अपमान कर रहे हैं। ये व्यक्ति का नहीं, देश का अपमान होता है। और आप लगातार हर बार अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। थोड़ा विचार करो, अंतर्मुखी हो। देश की जनता है, ये राष्ट्रभक्त जनता है, ये सब समझती है आपकी इन बातों को। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को राहुल गांधी के नाम का फोबिया हो गया है। उन्होंने कहा कि विदेश में छात्रों को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मैं समझता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी को फोबिया हो गया राहुल गांधी जी के नाम पर। आश्चर्य की बात है कि जब उनके नेता जाते हैं विदेश में, तो वो नाम करके आते हैं और किस तरह के हालात करके आते हैं, और कांग्रेस के नेता जाते हैं बदनाम करके आते हैं। तो बोलते हुए शर्म आना चाहिए। राहुल गांधी जी को आज पूरे विश्व के अंदर जिस तरह सम्मान के साथ देखा जाता है, अमेरिका में विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को संबोधन के लिए बुलाया जा रहा है। राहुल गांधी इससे पहले भी विदेश में जाकर पीएम मोदी पर ऐसे बयान दे चुके हैं। उन पर पहले भी देश के अपमान का आरोप लग चुका है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो भूल गए कि उनका ये भाषण भारत में नहीं हो रहा था। मध्य प्रदेश के खरगोन से खबर है। भवंडर में शादी समारोह का टेंट टूट गया। शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। झरनिया थाना क्षेत्र के पुतला गांव की घटना है। सोशल मीडिया पर भवंडर का वीडियो वायरल हो रहा है। केरल के कन्नूर में आग का तांडव। ट्रेन में आग लगी। ट्रेन के कोच में आग लगी थी। आग से ट्रेन का कोच जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने बड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कन्नूर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी। अलापुझा कन्नूर ट्रेन में यह आग लगी है। तो ये कन्नूर की वो ट्रेन है, एग्जीक्यूटिव ट्रेन बताई जा रही है। एक बोगी में आग लगी थी। हालांकि उसी समय दमकल को सूचना दी गई, दमकल पहुंची, आग को बुझा लिया। बोगी पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। ये आग पूरी ट्रेन में नहीं फैली और ना ही किसी के हताहत होने की सूचना है।